हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को भूगोल का ये पार्ट 3 दे रहा हूँ। आप इसे बारीकी से देखें और एक एक करके ग्रहों के बारे में आप कंप्लीट करें, नोट्स तैयार करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दूंगा। जो मैंने पिछले 2 वीडियो बनाया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, ठीक है। अपने दोस्तों के पास लिंक को दिया करें ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना ना तो ऊष्मा होता है ना तो प्रकाश होता है। वे किनके ऊष्मा प्रकाश से चमकते हैं? तो वे सूर्य या तारों के ऊष्मा प्रकाश से चमकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आप लोग भी जानते हैं। अब मैं बता दूं कि ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है। जो पहला फैक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है, ठीक है। पहला तो होता है परिक्रमण गति, ठीक है, परिक्रमण गति। और दूसरा होता है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, ठीक है। परिक्रमण गति को आप ऐसे समझेंगे, जैसे एक लट्टू, मान लीजिए कि ये लट्टू है और ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये गोल गोल अपने अक्ष पर ही घूमता है लट्टू। परिक्रमण गति को आप ऐसे समझेंगे कि एक लट्टू है जो अपने अक्ष पर घूमते रहता है, वो किसी का चक्कर नहीं लगाता है, वो सीधा एक अपने अक्ष पर ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। वो कौन सी गति हो गया? परिक्रमण गति। जबकि परिभ्रमण गति को आप ऐसे समझेंगे, ये सूर्य है और मान लीजिए कि कोई ग्रह है जो इनके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रह जो है वो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। और 2 ग्रह ऐसे हैं, वो हैं शुक्र और यूरेनस। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने यहाँ तक जान लिया कि ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है। एक तो होता है परिक्रमण गति, दूसरा होता है परिभ्रमण गति। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहला ग्रह की बात करता हूँ, बुध, ठीक है। बुध ग्रह, इसमें मैं कम से कम 4 ग्रह के बारे में बताऊंगा और अगला वीडियो में मैं जो 4 ग्रह बच जाएंगे वो, उसके बाद उल्का पिंड जो होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो और। आप बारीकी से देखें और कमेंट जरूर करें और कैसा लगेगा वो जरूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशनल मिलता है, वीडियो बनाने में मन लगता है कि हाँ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है। मुझे उस लाइक से और उस कमेंट से ही पता चलता है। तो बुध ग्रह की बात करूं मैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को बांटा गया है और कुछ ग्रहों को आंतरिक बाह्य ग्रह में बांटा गया है, आकार के अनुसार भी बांटा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह, प्रथम नंबर दूरी के अनुसार भी पहला आता है और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। इसका मैंने 2 फैक्ट आप लोगों को बता दिया कि ये सबसे छोटा भी है और दूरी के अनुसार पहला ग्रह है। मतलब सूर्य के सबसे नजदीक अगर ग्रह का बात किया जाए तो कौन सा है? अगर बुध से
अगर बुध के मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बोला जाए तो वो कौन सा ग्रह है? बुध है सबसे पहला। और यदि आकार में सबसे छोटा का बात किया जाए तो कौन है? बुध ही है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, जिसके वजह से, और दूसरी बात कि इसमें वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बुध जो है वो रात में काफी अधिक ठंडा हो जाता है। लगभग अगर इसका नाइट का बात किया जाए, रात का, तो लगभग ये -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका रात का जो तापमान है लगभग 173 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंड पड़ जाता है, माइनस ठंड पड़ जाता है। और अगर दिन का इसका तापमान का बात किया जाए तो लगभग ये, अगर दिन का बात किया जाए तो ये 427 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं आप कि 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसका तापमान दिन में। और रात में इसका तापमान कितना हो जाता है? -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, बुध जो है मान लीजिए ये सन है, इसका एक चक्कर जो ये पूरा करता है वो 88 दिन का समय लेता है। 88 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। तो बुध के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। अब मैं इसे हटा दूं और अगला लूं ग्रह। अगला है शुक्र। ठीक है, अब देखिए शुक्र का बात करूं तो सूर्य जो है, शुक्र जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। कितने नंबर का ग्रह है? पहला में आप लिखेंगे कि शुक्र जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह है। और दूसरा में आप लिखेंगे कि शुक्र जो है वो आकार में, अगर आकार का बात करूं तो ये 6ठा नंबर का ग्रह है। आप समझ सकते हैं, मैंने आप लोग को पहले बताया भी है कि शुक्र जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा है, जबकि आकार के अनुसार अगर बात करूं तो ये कितने नंबर का है? 6ठा ग्रह है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है। 8 ग्रहों में से अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है वो सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे अधिक गर्म, सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, और अगला मैं बात करूं तो शुक्र और पृथ्वी को, शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों आकार में एक जैसे हैं। इसको शुक्र और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, और एक और आता है इसमें कि इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्यास्त होने के बाद और सूर्यास्त होने के बाद और क्या बोला जाता है? प्रातः काल, मतलब सुबह होने से पहले, मतलब सूर्यास्त, क्या बोला जाता है उसको? सूर्योदय, सॉरी सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद सबसे पहले दिखाई देता है शुक्र ग्रह। बहुत अधिक चमकीला भी है ये। आप इसे देख सकते हैं, यदि आप शाम के समय में इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, और मॉर्निंग के समय में देखना चाहें तो देख सकते हैं, दिखता है। ये हो गया शुक्र ग्रह के बारे में। अब मैं आगे बता दूं
अगला आ जाता है मंगल। मंगल ग्रह आ जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगर मैं मंगल ग्रह को बात करूं तो इसे जिसमें जो पहले लिखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है आप बता सकते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण है ना वो आयरन ऑक्साइड से हुआ है, जो काफी लाल, मतलब लाल रंग का ही होता है। तो आयरन ऑक्साइड लाल कलर का ही दिखाई देता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, आगे मैं बता दूं इसके बारे में कि मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से लगभग आधा है। मंगल ग्रह का यदि मैं बात करूं तो ये पृथ्वी से लगभग आधा है। और दूसरा में मैंने क्या बताया कि ये पृथ्वी से लगभग आधा है। किससे आधा है? पृथ्वी से। ठीक है, और यदि तीसरा फैक्ट अगर इसका मैं बात करूं तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि मंगल के पास भी पृथ्वी के जैसा स्थलीय धरातल है। स्थलीय धरातल, मंगल के पास स्थलीय धरातल भी है, मतलब उसके पास भी भूमि है। तो आप ये सोच रहे हैं कि यदि इसके पास भूमि है तो लोग यहाँ निवास क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह के पास धरातल तो है, पर इसके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यहाँ वनस्पतियां नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर निवास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह के बारे में हो गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि मंगल जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, मंगल ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन का समय लेता है। 687 दिन का समय लेता है उसका एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का। ठीक है, और इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, पहला कौन सा है? फोबोस, और दूसरा कौन सा है? डेमोस। ठीक है, सॉरी डेमोस में इसको डिमोस बोलो ऐसे। ठीक, और पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह है ना, पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें से डेमोस को, पूरे सौर मंडल में डेमोस को सबसे छोटा उपग्रह माना गया है। पूरे सौर मंडल में जितना भी ग्रह हैं उनके जो उपग्रह हैं उनमें से डेमोस को सबसे छोटा उपग्रह माना गया है। इसी प्रकार से एक बृहस्पति का उपग्रह है, जो गैनीमीड है। ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप समझ सकते हैं कि गैनीमीड जो बृहस्पति का उपग्रह है ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। डिमोस जो है वो पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उसमें सबसे कैसा ग्रह है? ये तो सबसे बड़ा है, और ये कैसा है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो अब मैं इसे हटा दूं और अब मैं बात करता हूं बृहस्पति का।
तो बृहस्पति का बात करूं तो बृहस्पति ठीक है, ये जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार, अगर मैं दूरी के अनुसार बात करूं तो ये 5वां ग्रह है। कितना नंबर का है? 5वां, दूरी के अनुसार। और आकार में ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगर मैं दूरी के अनुसार बात करूं तो ये 5वां ग्रह है, और यदि आकार का बात करूं तो सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा में आप क्या लिखेंगे? पहला में तो ये 5वां ग्रह है, किसके अनुसार से? दूरी के अनुसार से, जबकि ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सभी ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है, जिसकी संख्या कितनी है? 67 है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है, उसकी संख्या कितना है? 67 है। ठीक है, ये हो गया बृहस्पति का। अब आगे आप शनि के बारे में जानेंगे। शनि ग्रह, ठीक है, तो शनि के बारे में मैं बता दूं कि यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। पहला फैक्ट आप क्या लिखेंगे शनि के अंतर्गत कि यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, क्योंकि इसके चारों ओर, मान लीजिए ये शनि ग्रह है, इसके चारों ओर ये चमकीले छल्ले पाए जाते हैं। ये जो छल्ले होते हैं ये वलय कहलाते हैं। ठीक है, ये जो छल्ले हैं ये वलय कहलाते हैं। लगभग इनकी संख्या 7 है। ये धूल से बने होते हैं। शनि के पास इसे सबसे सुंदर ग्रह क्यों माना गया है? क्योंकि इसके चारों साइड रंग बिरंगे छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले का निर्माण हुआ है धूल से। किससे बना है? धूल से बना है। और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़े रहते हैं और इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसे सबसे सुंदर ग्रह क्यों कहा गया है। और आप तो ये भी जानते होंगे कि ये सूर्य से दूरी के अनुसार कितना नंबर का ग्रह है, या तो फिर ये आकार में कितने नंबर का ग्रह है। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे इसके बारे में। मैं चेक करूंगा आपका कमेंट को, मैं कमेंट को देखूंगा और मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो आप शनि के बारे में लिखेंगे। 2 चीज मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ कमेंट में। एक तो लिखेंगे कि शनि आकार में कितने नंबर का ग्रह है, और ये सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर का ग्रह है। अगर इसके उपग्रह का मैं बात करूं तो इसके पास लगभग 62 उपग्रह है। कितना है? 62 है। बृहस्पति से कम ही है। इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 62 हो गई है। ठीक है, गैलीलियो ने इसका खोज दूरबीन की सहायता से 1610 ईस्वी में किया था। 1610 ईस्वी में किया था। शनि ग्रह का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से। कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। ठीक है, शनि ग्रह का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। किसकी सहायता से किया था? तो दूरबीन की सहायता से किया था। इस ग्रह में लगभग 25% इसमें पाया जाता है हीलियम, और 75% पाया जाता है हाइड्रोजन। शनि के, आप समझ सकते हैं। आप ध्यान से देखें कि शनि ग्रह का खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। कब किया? 1610 ईस्वी में किया। किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से। शनि ग्रह का जो निर्माण है वो 25% हीलियम से और 75% हाइड्रोजन गैस से हुआ है। ठीक है, आप इसे नोट करते जाएं। जैसे मैं लिखा रहा हूं उसी प्रकार से आप नोट करें। ठीक है,
तो इसके बाद आ जाता है यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी। तो इसके बारे में और चंद्रमा के बारे में मैं अगले वीडियो में बस कुछ ही समय में आपको दे रहा हूं। आप कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन के बारे में बताया था, वो मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को बोल दूं, जिसमें से पहला है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है। पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करेंगे क्वेश्चन को और इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर लिखेंगे और आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसे लाइक जरूर करेंगे। आप यदि हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप लाइक जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है। तीसरा है, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। चौथा है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। और 5वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य का वह भाग जो हम तक पहुंचता है, सूर्य का वह भाग जो हम तक पहुंचता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका तापमान क्या होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद मैं अगले ही वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ इसका पार्ट 4। उसके बाद में हम लोग चलेंगे अक्षांश और देशांतर पर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा जरूर कमेंट करें। बाय।